हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 की इस पुस्तक का जो नागरिक शास्त्र का पार्ट है उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला लेसन है हमारा लोकतंत्र। ये देखिए, इसका पहला पार्ट है हमारा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में देखते हैं क्या है। लोकतंत्र को समझने के लिए जो है यहाँ पर जो पाठ है उसकी शुरुआत जो है चर्चा से की गई है। तो चलिए हम भी देखते हैं इसको और इसकी अवधारणा को पहले समझने की कोशिश करते हैं। हर शाम गांव में चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखें वहाँ क्या हो रहा है। काकी, देखो अब हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ़ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका निदान करवा सकूं। ये काकी कह रही हैं। चौपाल में यहाँ चौपाल का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि हम इनकी बातचीत के आधार पर लोकतंत्र की अवधारणा को अच्छी तरह समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। काकी, पर सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने कहा। अरे हरिया, यह कोई राजाओं का ज़माना या अंग्रेज़ों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र? रामवती ने पूछा। काकी, यह लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। ठीक है। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मतों का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। ये काकी ने लोकतंत्र के अर्थ को काफ़ी सरल शब्दों में समझाया है। अब आगे देखते हैं। तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पुनः पूछा। अब काकी उसका जवाब दे रही हैं कि जो है हमारे देश में लोकतंत्र कब आया। हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। चर्चा कीजिए। यहाँ चर्चा करने के लिए दे रहा है छात्रों के बीच कक्षा में, राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। ये ऊपर बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया गया है इसके अर्थ को। इस पर बच्चों से चर्चा की जा सकती है। आगे है, आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। ठीक है। पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? शबनम ने पूछा। ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वाचन अर्थात चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। ठीक है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। ठीक है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं
प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। चर्चा कीजिए, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। ये चर्चा करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं चुनाव प्रक्रिया। अब हम चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे। अभी तक जो है लोकतंत्र का अर्थ बताया गया और लोकतंत्र कैसे है इसके बारे में समझाया गया, यह कैसे कार्य करता है। इसके आधार स्तंभों में पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अभी जो है चुनाव प्रक्रिया को यहाँ समझने की बारी है। देखते हैं चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ किसकी अधिसूचना से होता है, किसके द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है और चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आगे है चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। चुनाव जिस दिन होने वाला होता है उसके ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र इपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत यानी वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाए जाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। ये होती है चुनाव की प्रक्रिया। आगे है ईवीएम मशीन के बारे में। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में इसको जो है पूछता है ईवीएम का फुल फॉर्म, तो इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह एक डिब्बेनुमा मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। यहाँ पर देखिए इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पे चिन्ह होता है और इस तरफ नाम होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है। ये देखिए बटन लगी हुई है यहाँ पे। आगे है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जाता है, अतः इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। ठीक है, आगे है मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से एक मशीन और जोड़ी जा रही है जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हाल ही की परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें भी पूछा गया है। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको याद रखना है आपको। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसने अपना मत दिया है। ठीक है, नोटा। नोटा क्या है, नोटा के बारे में देखते हैं। नन ऑफ द अबोव इसका फुल फॉर्म है, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, नोटा। नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार में से कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन ईवीएम एवं मतपत्र के अंत में अंकित होता है। ठीक है, नोटा का बटन जो है ईवीएम एवं मतपत्र के अंत में, आखिर में, सबसे लास्ट में होती है। हमने देखा कि जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया और पहला आवश्यक आधार स्तंभ जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है और फिर चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अब यहाँ चौपाल में देखिए अब कौन क्या पूछ रहा है, उससे आगे दिया गया है। राम रतन ने पूछा काकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। अरे राम रतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है।
और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आगे है, अच्छा काकी बताइए इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी, राम रतन ने उत्सुकतावश पूछा। तो अब देखिए काकी क्या बता रही हैं। हाँ भाई हाँ, काकी हंसते हुए बोली, इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद यानी पार्लियामेंट नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था कौन सी है? संसद। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। आगे है, तो काकी हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अरे नहीं सोहन, अब ये काकी जवाब दे रही हैं सोहन को। अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। पर काकी अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? रहीम ने पूछा। आगे है, भारतीय लोकतंत्र में, अब ये काकी जवाब दे रही हैं रहीम के सवाल का कि यदि सरकार जो है तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो, ये पूछा है रहीम ने। तो काकी जवाब दे रही हैं, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लोकतंत्र का दूसरा आधार है। ठीक है, पहला आधार स्तंभ क्या था उसको कमेंट में लिखिए, और ये है दूसरा आधार स्तंभ मौलिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिसके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे है, लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, सम्मेलन करने, कहीं भी आने जाने एवं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों यथा बसों, रेलगाड़ियों को तोड़ फोड़ कर, आग पहुंचाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। आप बताइए क्या यह उचित है? अपने विचार लिखिए। यहाँ बच्चों से उनके विचार लिखवाए जाएं कक्षा में। यहाँ देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, सूचना का अधिकार। ये जो सूचना के अधिकार कानून जो 2005 में बना था, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान से देखिएगा। सूचना का अधिकार भारत यानी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर में अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया भारत में? अक्टूबर 2005 में। इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और आगे है, सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये था हमारा लोकतंत्र पाठ का पार्ट 1। आगे हम लेकर आएंगे लोकतंत्र का तीसरा और चौथा आधार स्तंभ क्या है, उसके बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता क्या होती है, इसको कैसे जो है बनाए रखा जाता है, और इसके अतिरिक्त हम लेके आएंगे महिलाओं के अधिकार क्या हैं, लोकतंत्र के भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आदर्श आचार संहिता क्या होती है। इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।